राजनीति विज्ञान के बारे में, खासतौर से परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं और राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें क्या क्या मुख्य चीजें हैं। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की पहली प्रमुख विशेषता है वह पद्धतियों के बारे में है। प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं। नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 दार्शनिक और तीसरा कानूनी। ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी। मुख्यतः इन्हीं 3 पद्धतियों का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान में विद्वानों के द्वारा किया गया है। जैसे आप ऐतिहासिक पद्धति को देखें, इसके प्रमुख उपयोगकर्ता है अरस्तु, मैकियावेली, है ना। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, और उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। मैकियावेली द प्रिंस लिखते हैं और ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता माने जाते हैं। इन लोगों ने मुख्यतः ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दिए। जिस तरह क्रांतियां क्यों होती हैं उसके बारे में विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने क्रांति का सिद्धांत दिया। मैकियावेली ने बताया कि एक अच्छा राजा कौन हो सकता है, और द प्रिंस में जो शासकों के लिए मार्गदर्शन दिया वह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दिया, और यह बताया कि इतिहास ये साबित करता है कि जो लोग अच्छे व्यक्ति थे वे कभी भी अच्छे शासक नहीं हुए, और जो खराब जो है लोग थे वही अच्छे शासक सिद्ध हुए। और इसीलिए उसने शेर एवं लोमड़ी की नीति अपनाने का सुझाव दिया। दार्शनिक सिद्धांत में मुख्यतः जो है जो आदर्शवादी विचारक रहे हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया गया। सबसे प्रमुख नाम है प्लेटो का। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में इन्होंने इसका उपयोग किया। ठीक है, रिपब्लिक थॉमस मोर, यूटोपिया लिखते हैं, उन्होंने इसका उपयोग किया। इसके अलावा जो मुख्यतः आदर्शवादी चिंतक रहे हैं, चाहे प्लेटो और चाहे हीगल, इन लोगों के द्वारा भी दार्शनिक पद्धति का भरपूर उपयोग जो है अपनी कृतियों में किया गया। तीसरी पद्धति है कानूनी पद्धति। कानूनी पद्धति के अंतर्गत जो मुख्य रूप से अध्ययन हुए हैं वह संस्थाओं का, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, संस्थाओं का अध्ययन किया गया। तो संस्थाओं का कानूनी आधार पर अध्ययन किया गया। ब्रिटिश संसद की अमेरिकी संसद से तुलना इस आधार पर की गई कि अमेरिकी संविधान के अनुसार संसद की क्या शक्तियां हैं, ब्रिटिश संसद की शक्तियां वह कानून के अंतर्गत क्या हैं। इस तरह की जो है जो तुलनाएं हैं वह कई बार सही साबित नहीं होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार ऐसे जो है पद हैं राजनीति में जिनके पास यथार्थ शक्तियां कानून में नहीं है, कानून के अनुसार उनके पास कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है।
जैसा कि आप देखेंगे ब्रिटेन में अभी भी औपचारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र विद्यमान है, लेकिन वास्तविक रूप में वहां एक लोकतंत्र स्थापित है। सारी शक्तियां ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथ में है, व्यावहारिक रूप में कार्यपालिका की। वही जो है पार्लियामेंट संप्रभु है ना। तो इसलिए जो है इस पद्धति का उपयोग कई विद्वानों के द्वारा किया गया। इन्होंने कानून के आधार पर तुलनाएं कर निष्कर्ष दिया। और इन सभी पद्धतियों का जो है जो विरोध आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के समय व्यवहारवादी क्रांति के बाद हुआ, क्योंकि यह जो है वास्तविक स्थिति, खासतौर से कानूनी जो है तुलनाएं जो हुई वह वास्तविक स्थिति बताने में कई स्थानों पर असफल रही। क्योंकि जैसे ब्रिटिश संविधान है उसकी एक विशेषता है, हमें देखते हैं कि वहां कहा गया है कि जो सिद्धांत और व्यवहार में वहां अंतर है। सैद्धांतिक तौर पे जो चीजें हैं वो व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की कोई विशेष उल्लेख जो है वहां पे नहीं है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर्वोच्च कार्यपालिका है वहां। तो इस तरह की चीजें हैं। यह तीन जो है मुख्य रूप से अध्ययन पद्धतियां हैं जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में जिनका उपयोग किया गया है। और दूसरी जो मुख्य विशेषता है वह है कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्य सापेक्ष है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मूल्य सापेक्ष है। मूल्य सापेक्ष का अर्थ है कि इसमें यह बताया गया है कि वह किस तरह का समाज चाहते हैं। जैसे आप प्लेटो को लीजिए, प्लेटो ने यह माना कि तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की समस्याओं का एकमात्र हल यह है कि समाज में न्याय की स्थापना हो। एक स्थान पर वह लिखते हैं कि समस्याएं तभी हल हो सकती हैं, जहां पर वह दार्शनिक राजा के संबंध में लिखते हैं कि जब तक सारे राजा दार्शनिक न हो जाएं या राजा लोग दार्शनिक न बन जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य सापेक्ष है। वो पहले ही वो बताते हैं कि यह फला जो है समाज वह बेहतर है, और बेहतर क्यों है उसके बारे में भी वह बताते हैं। जैसे प्लेटो का जो अपना विचार है वह न्याय का सिद्धांत लेके आते हैं, दार्शनिक राजा का सिद्धांत लेके आते हैं। जॉन लॉक को आप लीजिए, जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत लेके आते हैं। मूल्य सापेक्षता परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है, जहां पर वह विशेष जो है नियमों के आलोक में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि यही समाज वह बेहतर समाज है, और क्यों है वह उसका जो है उदाहरण देते हैं, या जो है वह उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं कि यह चीज सही है। और मूल्य निरपेक्षता वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है। व्यवहारवादी क्रांति के बाद यह बताया गया कि क्या होना चाहिए यह राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, क्या हो रहा है यह बताना, इसको स्पष्ट करना राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य है कि हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इससे राजनीतिक विज्ञान को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। यद्यप उत्तर व्यवहारवाद के दौर में फिर जो है मूल्य सापेक्षता पर बल दिया गया। ये मूल्यों पर, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य जो है शुरू से अरस्तु ने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। उसी संदर्भ में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के दौरान इस बात पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया कि मूल्यों पर पुनः बल दिया जाना चाहिए। प्रासंगिकता और मूल्य सापेक्षता ये दो प्रमुख विशेषताएं उत्तर व्यवहारवाद में रही। तो यह जो है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है यह मूल्य सापेक्षता पर बल देता है। किन्हीं विशेष
जो है मूल्यों पर किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्ति करने पर वह बल देता है। अगली चीज जो है, तीसरी विशेषता लिखिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानूनी तथा संस्थात्मक अध्ययन पर बल देता है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है, जिसमें पहली विशेषता पढ़ते समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहां पर संस्थात्मक अध्ययन पर लिया जाता है। जब तक जो है व्यवहारवादी क्रांति नहीं आती है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, उसके पहले तक लगातार संस्थाओं का अध्ययन किया जाता रहा कि ब्रिटिश संसद की अमेरिकी संसद तुलना, अमेरिकी राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट की जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों की ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों से तुलना की गई, जो व्यावहारिक रूप से सही नहीं थी। अमेरिका में राष्ट्रपति निश्चित तौर पर मुख्य कार्यपालिका है ना, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तौर पे, लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ सम्राट सिर्फ और सिर्फ राज्य का प्रमुख है, शासन का प्रमुख नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तुलनाएं व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं। तो ये संस्थाओं के अध्ययन बल देते थे, और ये कहा गया कि जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में कि संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन संस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और व्यक्ति काम कैसे करते हैं, व्यक्ति मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, इसलिए हमें मनोविज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और जो है इसी पर ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखी। ठीक है, किसने लिखी मनीष? रामवालास ने। ठीक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और अगली चीज इसमें है कि औपचारिक अध्ययन किया गया, सिर्फ कानूनों के जो है आधार पे अध्ययन किया गया कि कानून के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और ब्रिटिश सम्राट की शक्तियां क्या हैं, लेकिन वास्तव में उनका वह उपयोग करता है कि नहीं करता है वह नहीं देखा गया। जैसे जो है भारतीय राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ औपचारिक हैं, व्यावहारिक तौर पर उसका प्रयोग वह नहीं करता है, वह उसका उपयोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करते हैं। अगली विशेषता लिखिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वह है राज्य, राज्य, संप्रभुता, कानून, संप्रभुता, कानून, राष्ट्र।
मुख्यतः परंपरागत राजनीति विज्ञान इन चीजों के चारों ओर घूमता है। राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य के प्रमुख तत्व क्या हैं और राज्य के कार्य क्या हैं। संप्रभुता को विशेष रूप से मुख्य जो है ये मुख्य कॉन्सेप्ट हैं, मेजर कॉन्सेप्ट हैं जिस पर जो है चर्चा परंपरागत राजनीति विज्ञान में मिलती है। आप देखिए राज्य के बारे में प्लेटो के विचार स्पेशली जो है, उसके बाद राज्य के बारे में जो है पूरा का पूरा उत्पत्ति से लेकर के कार्यों तक की चर्चा जो है अरस्तु करते हैं। ठीक है, वह राज्य जो है उनके लिए मुख्य चीज था, वह एक नैतिक राज्य की कल्पना करते हैं। यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषता है कि वह नैतिक मूल्यों पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे न्याय आपने देखा कि कानूनी जो है नहीं है, वह नैतिक है, वह कर्तव्यों पर बल देते हैं प्लेटो। तो यहाँ पे जो है राज्य के बारे में फिर संप्रभुता परंपरागत राजनीति विज्ञान में यह मुख्य चीज रही है। संप्रभुता में बोधा से जो चीज शुरू होती है, कानूनी संप्रभुता की बात जो है थॉमस हॉब्स भी करते हैं। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन तक आते आते जब वो कहते हैं कि जो है संप्रभु का आदेश ही कानून है, तो वह जो है एकत्ववादी संप्रभुता का सर्वोच्च स्तर दिखाते हैं। हेगल ने भी संप्रभुता में विचार किया है। कानून क्या निर्माण, कानून क्या है, कानून का निर्माण कैसे होता है और कानून के निर्माण की जो मुख्य जो है संस्थाएं हैं, क्या रीति रिवाज हो, धर्म हो, व्यवस्थापिका सभाएं हो, ठीक है, संविधान हो या जो है परंपराएं प्रथाएं हो, उन सब की चर्चा जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान में विशेष रूप से की गई है। और यह जो है अंतिम मुख्य चीज है परंपरागत राजनीति विज्ञान में राष्ट्र, कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कैसे बनता है और राष्ट्र के निर्माण के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं। हाँ है, लेकिन सबसे मुख्य यही है। राज्य के अंतर्गत ही जो है प्लेटो ने एक कहा कि आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए उसने कहा कि उसका जो चौथा सद्गुण है वह क्या है, न्याय है। ठीक है, चार जो है गुणों की बात, सद्गुणों की बात करते हैं तो वह राज्य के अंतर्गत ही न्याय की बात वो करते हैं। दार्शनिक राजा के शासन की बात वह राज्य के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, नहीं वह है, लेकिन वह मुख्य चीजें यही हैं। अधिकार वगैरह राज्य के अंतर्गत, राज्य के ही होगा तभी तो अधिकार मिलेगा। जो राज्य के जो है कानूनी अवधारणा है अधिकारों की, वो कहता है कि राज्य कानून अधिकार देता है। राज्य उसको देता है, समाज उसको मानता है। हाँ, तो उसको समाज द्वारा स्वीकृत होने की बात है कि राज्य द्वारा दे है, राज्य देता है, प्रदत्त करता है और समाज उसको स्वीकृत करता है। जी तो नहीं, राज्य जो है ही अगर राज्य जो है घोषित करता है और समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उपद्रव हो जाएगा। फिर राज्य देता है लेकिन समाज भी उसे स्वीकार करता है। ठीक है, संभवतः जो है वह लास्की का विचार है, हमें जहां तक याद आ रहा है देखेंगे। तो यह जो है लास्की का ही यह विचार है कि इस तरह की बात वो करता है भी राज्य देता है, इसीलिए जो है जब प्राकृतिक अधिकारों की बात जो है जॉन लॉक करते हैं तो उसकी आलोचना होती है कि जब राज्य था ही नहीं तो अधिकार कैसे जो है मिले। लेकिन वो कहता है कि प्रकृति से ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन जो कानूनी अवधारणा है वो उसका विरोध करती है कि राज्य नहीं थे तो जो है अधिकार कहां से आए। बोशांके का है, ठीक, बोशांके का है, तो वो जो है चीज उसमें है। चलिए उसकी हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्र जो है कैसे बनता है वह जो है मुख्य थीम रही है। राष्ट्र जो है खासतौर से हीगल वगैरह के लिए बड़ी चीज रही है। ठीक है, बाद में जिसको कहा गया कि जो है निरंकुश शासन का वह जो है सर्वोच्च प्रवक्ता बन गया और कहा गया कि वो जो है राजकीय दार्शनिक घोषित हो गया, क्योंकि उसने जो है राजतंत्र को अधिक से अधिक शक्तियां देने का समर्थन किया उस समय। और अगली विशेषता लिखिए,
कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ, अपने अपने तरीके से क्या सोचते हैं, और इसीलिए समस्या हुई कि वो वैज्ञानिक नहीं थे। आप सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण जो है जिस तरह का है, आपने उसके हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत, आपका विचार उनसे भिन्न है, तो आपने उसकी व्याख्या अपने तरीके से की। जैसा कि आप जो है देखिए, गुरु शिष्य परंपरा रही है प्लेटो और अरस्तु की, है ना। प्लेटो गुरु है, अरस्तु शिष्य हैं। लेकिन राज्य में जो है कानून की स्थिति को लेकर के दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं। कानून की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो दार्शनिक राजा है प्लेटो के अनुसार वह विवेकवान है, साक्षात विवेक की प्रतिमूर्ति है। उसके लिए जो है किसी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह उम्मीद करता है कि 50 साल के बाद कोई जो है उस पद तक पहुंचेगा। 35 साल की औपचारिक शिक्षा, उसके बाद 15 साल के अनुभव के बाद, तो कहता है कि कानून कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अरस्तु का जो है जो राज्य है वह विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य है, विधि की सर्वोच्चता वाला राज्य है, और इसीलिए जो है अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, उसने व्यक्ति के शासन के स्थान पे कानून के शासन की बात की। दोनों गुरु शिष्य एक ही जगह के हैं, दोनों यूनानी राजनीतिक चिंतक हैं, नगर राज्यों के युग में ही रह रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार भिन्न है, व्यक्तिनिष्ठ हैं। उसी तरह से आप संपत्ति के बारे में दोनों के विचार को देखिए। क्या नहीं, अंतिम में किए हैं सीमित तौर पे, लेकिन जो मुख्य विचार है वो पॉलिटिक्स में है, लाज में किया है, वो सही है। लेकिन लाज में भी जो है सीमाएं हैं उस पे। ये नहीं कि उन्होंने कहा निजी संपत्ति का समर्थन कर दिया, या उन्होंने ये माना कि जो है जो उन्होंने पॉलिटिक्स में लिखा है परिवार में संपत्ति संबंधी साम्यवाद का विचार हुआ जो है व्यावहारिक नहीं है, तो कुछ रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन ये नहीं कहा कि नहीं जैसा उन्होंने कहा वैसा ही अरस्तु ने कहा। संपत्ति के संबंध में भी जो है जो दोनों के विचार हैं वो बिल्कुल भिन्न है। अरस्तु का यह मानना है कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, सद्गुणों का विकास संभव नहीं है। आपके अंदर दया है, लेकिन अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप किसी की क्या मदद कर देंगे? ना आप उसको कपड़े दे सकते हैं, ना उसको खाना दे सकते हैं, है ना। तो कहता है कि तो निश्चित तौर पे इनके विचार आप जो है थॉमस हॉब्स को ले आइए और लॉक को ले आइए। यद्यपि परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन निश्चित तौर पे लोगों के अपने व्यक्तित्व, अपने दृष्टिकोण का प्रभाव इस पर रहा है। कोई वैज्ञानिक मानक नहीं है कि नहीं इसी तरह से अध्ययन होना है। सबके अपनी अपनी क्षमताएं हैं। कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिए वो उनके जो है अपनी दृष्टि थी, जिसमें उन्होंने यह माना कि जो मुख्य समस्या है वह आर्थिक है, और अगर आर्थिक परिस्थितियों से क्या होता है लोगों के विचार बनते हैं। जबकि उसके जस्ट उलट जो है जर्मन दार्शनिक विचारक हीगल ने माना कि विचार जो है वह मुख्य चीज है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि विचार नहीं बल्कि पदार्थ, भौतिक परिस्थितियां वह मुख्य है। तो निश्चित तौर पे जो है लोगों के जो निजी विचार रहे हैं, निजी व्यक्तित्व रहा है, निजी दृष्टिकोण रहा है, उसके आधार पर उन्होंने विचार दिया है। जॉन लॉक जो है सीमित राजतंत्र की बात करते हैं, थॉमस हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। ठीक है,
अलग तरीके की सोच रखते हैं, वो भी समझौतावादी विचारक हैं। जीन जैकस रूसो वह भिन्न तरीके की बात करते हैं और एक ऐसे जगह पे लाते हैं जहां पर विद्वानों ने कहा कि एक तरफ से लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ तानाशाही का भी, जब वो कहते हैं कि लोगों को संप्रभु के आदेश को मानने को बाध्य किया जाएगा, है ना, और दूसरी तरफ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का भी समर्थन करते हैं, जो उनका बैकग्राउंड था, क्योंकि वह जो है स्विस गणतंत्र से के मूल निवासी थे और उन्होंने देखा था, जो आज भी जो है स्विट्जरलैंड में 4 कैंटनों में, अर्ध कैंटनों और 1 कैंटन में वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी विद्यमान है। तो उसकी वजह से उन्होंने उसका समर्थन किया और एक छोटे से राज्य की कल्पना की कि 10,000 की आदर्श जनसंख्या होगी, है ना। 10,000 की उन्होंने बात की, 5,040 की प्लेटो ने। तो ये हाँ, तो बाद में फ्रांस की 1789 की क्रांति के बौद्धिक पिता माने जाते हैं। वो प्रश्न आता है कि जो है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता किसे माना जाता है। 11 साल पहले, फ्रांसीसी क्रांति के 11 साल पहले जो है रूसो की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगली जो है विशेषता है वह है कि परंपरावादियों या परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान जो खोज की उन्होंने, जो विचार व्यक्त किए, परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक रही हैं। ठीक है, विवरणात्मक रही हैं, विवरण दिया है उन्होंने। मुख्य रूप से क्या किया, ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग किया है और बहुत सारी चीजें क्या है, कल्पना पर आधारित हैं। प्लेटो का पूरा साहित्य वह तर्क और कल्पना का मिश्रण है। उत्कृष्ट क्वालिटी की जो है तर्क क्षमता थी, तब जो है लिखा, हम आप नहीं लिख पाएंगे। जिस तरह के उसने सोचा वह उसकी कल्पना की उपज थी कि एक आदर्श राज्य इस तरह का होना चाहिए, और वो जो है मानवीय आत्मा के तत्वों की विवेचना करता है। उसके आधार पर वह 3 वर्गों की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि जब जो है समाज के तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को करते हैं और एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तब सामाजिक न्याय स्थापित होता है। ठीक है, फिर वो जो है शिक्षा के बारे में एथेंस एवं जो है स्पार्टा दोनों की शिक्षा पद्धतियों के मुख्य तत्वों को लेकर के अपनी जो है शिक्षा पद्धति का विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। वह बिल्कुल यूनिक चीज थी जब वो परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं, जिसकी तुलनाएं हम आज के आधुनिक साम्यवाद अर्थात कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा दिए गए साम्यवाद से करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो कल्पना पर ही क्या पूरा का पूरा कार्ल मार्क्स का विचार जो है मुख्यतः लंदन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बैठ के लिखा गया है। उसकी अपनी कल्पना शक्ति है, मेधा है, बहुत मेधावी व्यक्ति था। और वह जब मरा तो कहा गया कि वही जो है लाखों लोग उसके जो है पूछते हैं और करोड़ों लोग उसको जो है उसकी निंदा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। ठीक है, उसके बारे में नए नए स्टेटमेंट हैं कि उसने साम्यवादी जो है विचारों को षड्यंत्र के रूप में पाया और एक सिद्धांत का रूप दिया। तो हम उस समय पढ़ेंगे। यह चीज है कि मुख्यतः कल्पना तर्क क्षमता के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखे गए और बहुत सारे विद्वानों ने ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया, चाहे जो है अरस्तु हो, मैकियावेली हो, आगे चल करके लॉक ने भी उसका कुछ उपयोग किया है। ठीक है, कई विद्वानों ने और स्वयं जो है कार्ल मार्क्स ने।
ऐतिहासिक पद्धति का आप पूरा उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हुए और मानवीय इतिहास के अब तक के जो है इतिहास को 4 भागों में बांटता है, 4 अवस्थाएं बताता है और 2 कहता है कि आगे आएंगी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और साम्यवादी अवस्था, 4+2, ठीक है। वो अंतरिम व्यवस्था है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं कि इतिहास में मानव समाज किस तरह से रहा, आदिम साम्यवादी अवस्था हो या दास अवस्था हो, फिर जो है सामंती अवस्था, फिर पूंजीवादी अवस्था और बाकी 2 हम लोगों ने जो चर्चा की सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व और साम्यवादी अवस्था, जहां पे न वर्ग होंगे और न राज्य होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा, एक संपन्न अवस्था होगी। और वो कहता है, आप कार्ल मार्क्स को देखिए, उसके विचारों को पढ़िए, तो वो कहता है कि एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्र होगा, ठीक है, हर चीज उपलब्ध होगी, शिक्षा स्वास्थ्य तो बिल्कुल फ्री है। तो यह जो है ऐतिहासिक तरीके से लिखते हैं, विवरण देते हैं, ठीक है। अनुसंधान बहुत कम है। अनुसंधान का कार्य कब शुरू होता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद आता है और जिसमें कहा जाता है कि आप फील्ड में जाइए, तथ्यों को ले आइए, फिर उसका विश्लेषण करिए, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करिए, फिर निष्कर्ष निकालिए, फिर जो है आप सिद्धांत दीजिए। और उन सिद्धांतों का भी बार बार वो कहते हैं कि बार बार परीक्षण होना चाहिए कि नहीं वो अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग जब जो है चुनाव संबंधी सर्वे होते हैं तो यह पुराने जो है सिद्धांतों को भी पुष्ट करता है या उनके स्थान पे दूसरे सिद्धांत ले आता है। अगर लगातार जो है जात के आधार पर मतदान होता है तो जो पुराने बड़े बड़े अध्ययन हुए कि उत्तर भारत में लोग जात के आधार पर मतदान करते हैं, उस सिद्धांत की पुष्टि होती है। और अगर जो है उससे भिन्न तरीके के निष्कर्ष आते हैं तो उसका खंडन कर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। तो पहले जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान है वह मुख्यतः जो है विवरणात्मक है और जो है तर्क एवं कल्पना के आधार पर लिखा गया है। अनुसंधान उस तरह का नहीं है, कभी भी कोई फील्ड में नहीं गया कि फील्ड में जाकर के तथ्य लाए, उनका विश्लेषण किया और उसके बाद फिर जो है निष्कर्ष दिए। यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की चीजें हैं जिसमें हम अनुसंधान के लिए फील्ड में जाते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, उसको छांटते हैं कि कौन से सही है, फिर विश्लेषण करके निष्कर्ष देते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। अगली चीज है, लिखिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष तर्क पर आधारित हैं। तर्क पर आधारित हैं। कल्पना और तर्क पे ही पूरा का पूरा प्लेटो का जो है सिद्धांत है। उसमें कहीं जो है अनुसंधान नहीं है, कोई जो है परिमाणीकरण नहीं है, कोई डाटा कलेक्शन नहीं है और कोई जो है उसके जो है आधार पे उन्होंने सिद्धांत नहीं दिया है। सारी चीजें कल्पना और तर्क पर ही आधारित हैं। चाहे जो है आप कल्पना या मेधा शक्ति का एक बेहतर उदाहरण उसके साथ साथ प्लेटो के साथ आप जॉन लॉक को ले सकते हैं। लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है वह पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। वह उसकी कल्पना शक्ति की जो है एक अद्भुत क्षमता है जब वो बताता है कि इस तरह की परिस्थितियां थी, एक प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था भी पूरी तरह से जो है कल्पना है। हाफ्स, लॉक और रूसो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था की बात की है। पहले मानव स्वभाव बताया, वो कल्पना ही है, किसी ने देखा नहीं था कि इस तरह के मनुष्य थे। हाफ्स जो है मनुष्य को जो है व्यवहार को बहुत नकारात्मक रूप में लेते हैं, जिस तरह मैकियावेली लेते हैं कि मनुष्य जो है स्वार्थी है, लोभी है, अहंकारी है और झगड़ालू भी है। और वहीं पे जो है लॉक ने उसे बहुत अच्छा बताया। तो वह जो है मानव स्वभाव की बात है, प्राकृतिक अवस्था की चर्चा है और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की जो बात है
और पूरी तरह कल्पना है। कभी भी जो है ऐसा कोई समय नहीं रहा जिसमें जो है हम यह जाने कि बिना राज्य के ही अधिकार उपस्थित थे, लेकिन एक कल्पना है। इस कल्पना के आधार पे जॉन लॉक ने राज्य की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया है कि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही सरकार का निर्माण किया। जो सरकार व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करेगी, उस सरकार को बदलने का अधिकार जनता के पास है। और वो बताते हैं कि चुनाव के माध्यम से आप बदल दीजिए, ठीक है, क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, आप बदल दीजिए। क्रांति का वो जो है राज्य का विरोध करने की शक्ति देते हैं जॉन लॉक, जबकि थॉमस हॉब्स ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है। वो कहते हैं कि जो है तलवार के बिना समझौता व्यर्थ है, तलवार अर्थात शक्ति। लेकिन ये कहते हैं कि जनता मुख्य है, तो ये सीमित राजतंत्र का समर्थन करते हैं। देखिए दोनों एक ही विचार को लेकर चलते हैं। जो पद्धति है समझौता सिद्धांत का, ठीक है, कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके किया, लेकिन दोनों के निष्कर्ष भिन्न है। थॉमस हॉब्स असीमित राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, जबकि सीमित राजतंत्र का समर्थन करते हैं। और लॉक के बारे में हम सब जानते हैं कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का इनको प्रवक्ता माना जाता है। एक प्रश्न ही आता है कि जो है निम्नलिखित में से कौन किसको जो है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का या गौरवपूर्ण क्रांति का व्याख्याता माना जाता है। यह और इनके पिता दोनों जो है संसद की ओर से, पार्लियामेंट की ओर से लड़े थे, ठीक है। राजा रानी भाग गए, मेरी और विलियम को बुलाया गया हालैंड से और उनको राजा रानी बनाया गया। उसके पहले उनसे हस्ताक्षर करा लिया गया कि भाई बिना जो है पार्लियामेंट की अनुमति के आप कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई नया कर नहीं लगाएंगे और दूसरे देशों से समझौता नहीं करेंगे। यहीं से पार्लियामेंट की शक्तियों में वृद्धि और राजतंत्र की शक्तियों में कमी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है मुख्य चीजें हैं कि इसमें जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें एक यह भी है कि मुख्यतः कल्पनाएं और तर्क पे आधारित है। अनुसंधान, तथ्यों का जो है इकट्ठा करना, फील्ड में जाना, उसके बाद उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण करना और निष्कर्ष देना, आज चीजें इसमें नहीं मिलती हैं। यह सब चीजें कहाँ मिलती हैं? आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जब व्यवहारवादी क्रांति आती है और यह कहा जाता है कि लोग फील्ड में जाएं, वहां से डाटा कलेक्ट करें, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि वास्तव में हो क्या रहा है। इनका जो मुख्य लक्ष्य है परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विद्वानों का कि क्या होना चाहिए, उसी की पुष्टि के लिए इन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसा कि आप प्लेटो को देखिए, वो एक नैतिक राज्य की कल्पना करते हैं और राज्य कैसा होना चाहिए वह बताते हैं। क्यों कैसा है इसकी बातों, इसका विश्लेषण नहीं करते हैं कि राज्य कैसा है। लेकिन जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है व्यवहारवादी क्रांति के बाद, उसमें इस बात को माना गया है, वही उसकी विशेषता ही है कि वह क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या हो रहा है से अपना संबंध रखता है। और क्या हो रहा है यह जानने के लिए आपको जहां जो घटनाएं घटित हो रही हैं वहां जाना पड़ेगा, वहां से तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ेगा, प्रश्नावली से, इंटरव्यू से, पर्यवेक्षण से देख करके ला करके उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। विभिन्न पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों और जो है तकनीकों के आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष देंगे, तब अब राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करेंगे। यह चीजें परंपरागत राजनीति विज्ञान में नहीं थी, ठीक है। कल्पना एवं शक्ति के आधार पर लाइब्रेरी में बैठ करके इतिहास के आधार पर नए नए सिद्धांत, नए नए विचार दिए गए और ये विचार सिर्फ इसलिए दिए गए कि हमारे अनुसार आदर्श राज्य इस प्रकार का होना चाहिए, तो हम अपने हिसाब से विचार दे रहे हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य जो है दूसरा है और जो है ठीक उनके प्रेष्य से, जिसको वह जो है अकादमी का मस्तिष्क कहते थे अरस्तु, उसका आदर्श राज्य भिन्न है, ठीक है। वहां संपत्ति की बात है, वो जो है संपत्ति का बात ही नहीं करते हैं संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक एवं जो है दार्शनिक वर्ग के लिए वो है नहीं, वो तो उनसे मुक्त रखते हैं। तो यह जो है मुख्य विशेषताएं हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसको हम चाहेंगे कि यहीं पे लिख लिया जाए कि वह पुस्तकें किसकी हैं। वर्जेस की पुस्तक है, लिखिए बर्जेस,
यह पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बेजहार्ट की पुस्तक लिखिए, बेजहार्ट, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक एवं प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। लिखिए कांग्रेशनल गवर्नमेंट, कांग्रेशनल गवर्नमेंट। एक बात लिखी है, इसको लिख लीजिए, उस दिन नेट पेपर में आया था। इसमें इन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि सत्ता कांग्रेस की समितियों में है। सत्ता लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसमें वुडरो विल्सन ने लिखा है कि सत्ता कांग्रेस की समितियों में है। यही प्रश्न था उस दिन गौतम। इसी प्रकार से जेम्स ब्राइस की पुस्तक है, जेम्स ब्राइस, नीचे लिखिए, जेम्स ब्राइस अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये लोग जो है, जैसे जेम्स ब्राइस हैं, वो जो है ये लिखते हैं अमेरिकन कॉमनवेल्थ। उसमें उन्होंने जो है जो व्यवहारवाद आया राजनीति विज्ञान में, जिसका जो है बौद्धिक पिता हम लोग कहते हैं किसको, चार्ल्स मेरियम को, है ना। तो चार्ल्स मेरियम के पहले जो है कुछ लोग जो विचार लेकर आए, उसमें जो है जेम्स ब्राइस भी वो कहते हैं कि जो है जैसा है वैसा चित्रित करना है हमको, जैसा कानून की दृष्टि में हमको विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि अमेरिकी जो सांसद हैं, अमेरिकी जनता जैसी है वैसा ही विश्लेषण करना है, अन्यथा सारा विश्लेषण जो है वह औपचारिक हो जाएगा और कोई वास्तविक निष्कर्ष नहीं आएगा। एक चीज लिखिए अपनी जानकारी के लिए, लिखिए कि राजनीति शास्त्र में कानूनी दृष्टिकोण का स्रोत, राजनीति शास्त्र में कानूनी दृष्टिकोण का स्रोत जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद है। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद है। बेंथम ने मनुष्य को तर्क बुद्धि संगत माना। बेंथम ने मनुष्य को तर्क बुद्धि संगत माना। कानूनी दृष्टिकोण का स्रोत उपयोगितावाद है। उसका अर्थ क्या है? बेंथम ने कहा था कि जो है उन्हीं कानूनों की आवश्यकता है, उन्हीं कानूनों का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख निहित हो। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही जो है मुख्य चीज है उपयोगितावाद में। ठीक है, वो कहता है बेंथम कि मनुष्य दो स्वामियों के अंतर्गत रहता है, सुख और दुख। ठीक है, तो कहता है कि सुख के लिए सारा कार्य करता है और जो कार्य दुख देता है वह कार्य जो है व्यक्ति नहीं करता है। इसी प्रकार से उन्हीं कानूनों का अस्तित्व रहना चाहिए, उन्हीं कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि होती हो। जिनसे मनुष्यों को दुख पहुंचता है ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
तो यहाँ पे है कि जो है उसके कानूनी दृष्टिकोण का स्रोत उपयोगितावाद है। जिनसे लाभ है उसको रखिए, जिनसे सुखम वृद्धि होती है, जिनसे नहीं होती है। और यह भी हमें जानना है कि जो संहिताकरण शुरू होता है ब्रिटेन में कानूनों का, वह बेंथम के विचारों से ही शुरू होता है और बेंथम के द्वारा स्वयं किया गया, क्योंकि उसके पूर्व ब्रिटेन और आज भी बड़ी मात्रा में ब्रिटेन में जो कानून है वह मुख्यतः परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हैं। उसने न केवल कहा बल्कि उसने करके दिखाया। उसने जो है संहिताकरण किया कि ये राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, या जो है राजस्व के कानून है, उसकी प्रक्रिया उसने शुरू की। और सबसे बड़े सुधारकों में कानूनी क्षेत्र में वह वहां पे रहे बेंथम। तो यह जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने पढ़ा इसके पूर्व कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या है। परंपरागत राजनीति विज्ञान विज्ञान है या कला है, जो उसका स्वरूप है, उसके बारे में क्या तर्क हैं, क्या मुख्य कथन है, वह पढ़ा। और उसके बाद हमने जो है उसके क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद आज हम लोगों ने यह जाना कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और अगली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान, उसकी प्रकृति और क्षेत्र। क्योंकि जो आधुनिक और परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो सीमा चिन्ह है वह व्यवहारवादी है। ठीक है, जो मुख्य उन्नायक हैं प्लेटो टू मार्क्स तक, उन्हें मुख्यतः हम लोग जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान में रखते हैं। मुख्य चिंतकों का नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए प्लेटो, लिखिए कि प्लेटो मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, एडमंड बर्क, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर, बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर, हैराल्ड लॉस्की, लियो स्ट्रास, माइकल ओकशाट, हन्ना आरेंट, हाँ मैडम पढ़ा रहे हैं, अभी बंद करते हैं ना थोड़ी देर में। ठीक, पढ़ा रहे हैं। ठीक, हन्ना आरेंट आदि राजनीतिक विचारक एवं सिद्धांतकार, राजनीति विज्ञान में परंपरावादी धारा के निर्माण में दिग्गज माने जाते हैं। प्लेटो, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, एडमंड बर्क, अर्नेस्ट बार्कर, हैरोल्ड लॉस्की, लियो स्ट्रॉस, माइकल ओकशाट, हन्ना आरेंट। ठीक है, नहीं वो मिलता है, जो पढ़ेंगे तभी, जो कोर्स में नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप जो है मैकियावेली और कौटिल्य को पढ़ते हैं, सॉरी कौटिल्य और मनु को दूसरे जगह पे जो है अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये लोग मुख्य हैं जिन्होंने उसके निर्माण में विशेष योगदान दिया। ठीक है, उसके अलावा जो है आप मैकियावेली भी है, उसने जो है विचार लेके आता है, वो पूरा आता है कि भाई राज्य का सिद्धांत नहीं देता बल्कि राज्य के संरक्षण का सिद्धांत देता है।
अरस्तु के विचार हैं, लेकिन जो परंपरावादी धारा में जिन्होंने मुख्य भूमिकाएं अदा की, और उससे जो परंपरागत राजनीतिक चिंतन है वो प्लेटो से लेकर के जो है वो मार्क्स तक, उसमें अरस्तु भी है, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, फिर मैकियावेली है, हाब्स लाक्रूसो है, बेंथम है, मिल है, टीएस ग्रीन है, हीगल है और कार्ल मार्क्स हैं, जो उन्नायक माने जाते हैं राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, नए नए विचार लेकर आए और उनका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो यह जो है, लेकिन जो उसके बाद 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जो परिस्थितियां बनी, और पहले से ही वो चल रही थी, ठीक है, वो पहले चल रही थी, अन्य क्षेत्रों में, अन्य विषयों में ऑलरेडी जो है व्यवहारवादी क्रांति हो चुकी थी कि भाई वास्तविकता से संबंध रखा जाए, लेकिन राजनीतिक विज्ञान इसमें पिछड़ा हुआ था। चार्ल्स मेरियम ने जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में 1925 में ही लिखा, जिसको जो है व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक पिता माना जाता है, लेकिन उसकी चीजों पर उतना ध्यान उस समय नहीं पढ़ा। तो बाद में जो है सब चीजें बदली, तो उसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे।